अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिस्कोर्स एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि डिस्कोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस कौन कौन सी हैं, कोहेजन क्या होती है, कोहेरेंस क्या होती है, कन्वर्सेशन एनालिसिस क्या है, उसके ये फर्दर सब टॉपिक्स हैं, टर्न टेकिंग, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, हेजेस, इम्प्लीकेचर्स, स्कीमास एंड स्क्रिप्ट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है। हमारा जो डेली यूज़ ऑफ लैंग्वेज है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, इस सारे यूज़ ऑफ लैंग्वेज को डिस्कोर्स कहते हैं और इसी की स्टडी को डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस क्या स्टडी करता है कि हाउ पीपल यूज़ लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशंस टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रियली मीन एंड व्हाट मैसेज दे आर सेंडिंग। डिस्कोर्स एनालिस्ट का ये बिलीव है कि हमारा जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है वो बदलता रहता है। मीन्स कि हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में, वो चेंज होती रहती है। जैसे एक टीचर जो लैंग्वेज यूज़ करता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जो लैंग्वेज वो अपने फैमिली के साथ यूज़ करते हैं। इसी तरह एक एम्प्लॉई जो अपने बॉस के साथ लैंग्वेज यूज़ करेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगी जो उसका यूज़ ऑफ लैंग्वेज होगा अपने कोलीग्स के साथ। तो जो जिस तरह हमारी सोशल पोजीशंस चेंज होती हैं, हमारा सोशल रोल चेंज होता है, उसी तरह हमारा यूज़ ऑफ लैंग्वेज भी चेंज होता रहता है और इसी सब को हम स्टडी करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। तो इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो तीन ही हैं: कन्वर्सेशन एनालिसिस, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एंड डिस्कर्सिव साइकोलॉजी। कन्वर्सेशन एनालिसिस क्या है कि हम लोग डेली लाइफ में जो कन्वर्सेशंस करते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, इन कन्वर्सेशंस को एनालाइज करना। नेक्स्ट है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, CDA। इस पर मेरी एक अलग से वीडियो भी है, अगर आप इसे डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं एंड पे आपको दे दूँगी। लेकिन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में हम लोग चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं। मींस कि सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज के इस्तेमाल से किस तरह से पावर रिलेशनशिप्स डेवलप हो रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है डिस्कर्सिव साइकोलॉजी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। ये एक बिल्कुल न्यू फील्ड है, अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुई है, उससे पहले ये नहीं थी। इट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल थीम्स इन टॉक, टेक्स्ट एंड इमेजेस। ये स्टडी करती है कि हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो ह्यूमन साइकी है, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है हमारी लैंग्वेज के अंदर। मीन्स जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक तरह से अपनी अपनी जो साइकोलॉजी है, अपनी जो आइडियोलॉजी है, उसे भी बता रहे होते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है वो उन चीज़ों से शेप्ड होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी बातों के अंदर या हमारे यूज़ ऑफ लैंग्वेज के अंदर ना हमारी जो साइकोलॉजी है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ओके, अब कन्वर्सेशनल एनालिसिस के और डिस्कोर्स एनालिसिस के जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं कोहेजन एंड कोहेरेंस। ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कोहेजन मीन्स एक ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल कनेक्शन दैट मेक्स अ टेक्स्ट और डायलॉग हैंग टुगेदर। मीन्स के ग्रामेटिकल और लेक्सिकल कनेक्शन होना डिफरेंट सेंटेंसेस के दरमियान। लेक्सिकल कनेक्शंस का मतलब यह है कि वर्ड्स आपस में एक दूसरे से लॉजिकली रिलेट करें और वो जो सेंटेंसेस हैं या जो टेक्स्ट है वो आपको एक यूनिटी प्रोवाइड करे। जब आप उसे रीड करें तो वो सेंटेंसेस एक दूसरे से रेफ़र कर रहे हों, एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई हो। तो उसके अलावा ये यूनिटी क्रिएट करने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ होती हैं जिन्हें आप कहते हैं कोहेसिव डिवाइसेस, जैसे कि प्रोनाउंस का यूज़ करना। जैसे एक एग्जांपल देखें, अली लव्स हॉकी, ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ दिस गेम। अब इसके अंदर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रेफ़र कर रहा है, मींस उनके अंदर एक यूनिटी है। जैसे कि ही रेफ़र कर रहा है अली को, दिस गेम रेफ़र कर रहा है हॉकी को, तो सेंटेंसेस में एक यूनिटी क्रिएट होगी, ग्रामेटिकल यूनिटी क्रिएट होगी, आपको वो एक सेंस प्रोवाइड करें। और इसके लिए हमने क्या कोहेसिव डिवाइस यूज़ की, प्रोनाउन यूज़ किया अंदर। जैसे अली के लिए मैंने ही लगा दिया। तो इस तरह ये कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जैसे प्रोनाउंस, कंजक्शन, लेक्सिकल रिपीटिशन, रेफरेंसिंग। देखिए जैसे एक और एग्जांपल, आई लव पिज़्ज़ा, माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज। अब इन सेंटेंसेस में कोई यूनिटी नहीं है, लेक्सिकल यूनिटी नहीं है, मीन्स के सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे। आई लव पिज़्ज़ा और आगे एक पूरा अलग सेंटेंस है माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज, इसमें भी पिछले किसी टेंस का कोई रेफरेंस नहीं है, बिल्कुल अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इनको आपने मिला के तो लिख दिया लेकिन इनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है, कोहेसिव डिवाइसेस भी यूज़ नहीं हुई। अब एक और उसकी जगह दूसरी एग्जांपल देखें, माई फादर वंस बॉट अ लिंकॉन कन्वर्टिबल, ही डिड इट बाय सेविंग एवरी पेनी ही कुड, दैट कार वर्थ अ फॉर्चून नाउ अडेज,
However, he sold it to help pay for my college education. Sometimes I think I would rather have the convertible. अब इसके अंदर देखिए कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, जैसे प्रोनाउन यूज़ कर दिया ही. अब ही किसको रेफर कर रहा है? माय फादर को. इट बाय सेविंग मीन्स उन्होंने वो जो कार खरीदी मेरे लिए. बाय सेविंग एवरी पेनी ही कुड. उसके बाद दोबारा कोहेसिव डिवाइस दैट कार्ड. अब दैट कार किसको रेफर कर रहा है? पिछले टेंस में जो आपने लिंकॉन कन्वर्टिबल की बात किया उसको रेफर कर रहा है. उसके बाद आपने हाउ एवर यूज़ किया. तो इस तरह से टेक्स्ट के अंदर एक यूनिटी क्रिएट हो गई. वर्ड्स सेंटेंसेस एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं और इस तरह जो रीडर है उसके माइंड के अंदर एक फ्लो बन रहा है आइडियाज़ का. ओके, अब कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस होती है ऑन द कॉन्ट्रेरी ओवरऑल सेंस एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टेक्स्ट. कोहेरेंस के अंदर लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल यूनिटी होती है और कोहेरेंस का मतलब होता है आइडियाज़ का एक दूसरे के साथ अटैच होना. लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, जैसे आइडियाज़ को, इवेंट्स को सीक्वेंस से प्रेजेंट करना, ठीक है, ताकि रीडर उनको एक फ्लो के अंदर अंडरस्टैंड कर सके. देखिए जैसे आई लव डॉग्स, द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे, आई थिंक आई विल गो फॉर अ स्विम लेटर. अब ये क्या है? पहले आपने डॉग्स की बात की, फिर आपने उसकी वेदर की बात की, फिर आप स्विमिंग की बात करो. मीन्स के आइडियाज़ के अंदर ही यूनिटी नहीं है. आपने रीडर के को समझा ही नहीं पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है. किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बात नहीं कर रहे. जैसे अभी ऊपर भी एग्जांपल थी, आई लव पिज़्ज़ा, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज. इसके अंदर भी यूनिटी, इसके अंदर कोहेरेंस भी नहीं है और कोहेरेंस भी नहीं है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर आइडिया कन्वे नहीं किया, आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं की. तो अब दूसरी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ कोहेरेंस. आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ jogging. As I stepped outside, I noticed dark clouds gathering in the sky. The wind started to blow and soon it began to rain heavily. I hurried back home and enjoyed a hot cup of tea while listening to the soothing sound of raindrops. अब एक पर्टिकुलर आपने इंसिडेंट बता दिया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ गया, ठीक है. सीक्वेंस आ गया इवेंट्स का, मीन्स रीडर के माइंड के अंदर ना एक फ्लो बनता जा रहा है चीज़ों का, कि आप पहले उठे, आपने जॉगिंग का सोचा, आप बाहर गए, क्लाउड्स थे, आप वापस आ गए. तो क्या है, चीज़ें सीक्वेंस से हो रही हैं. इस तरह क्या हुआ, रीडर के माइंड में एक कनेक्शन ऑफ आइडियाज़ बन गया. उसने चीज़ों को एक के बाद एक कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. तो इस फ्लो को कोहेरेंस बोलते हैं. तो किसी भी कन्वर्सेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, किसी भी डिस्कोर्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये दोनों कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आपकी टेंस के अंदर कोहेरेंस नहीं होगी, कोहेरेंस नहीं होगी, तो आपका जो सेंटेंस है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, आप अपनी बात को इफ़ेक्टिव वे में समझा नहीं पाओगे. अब देखिए स्पीच इवेंट्स क्या होते हैं. सोशल रोल्स जिस तरह बदलते हैं, टीचर एम्प्लॉय बॉस, टीचर स्टूडेंट, बॉस एम्प्लॉय, जिस तरह रोल्स चेंज हो जाते हैं, यूज़ ऑफ लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है. इसी तरह स्पीच इवेंट्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जैसे लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन, सेरेमनीज. इनफॉर्मल इवेंट्स में हो गई कन्वर्सेशन, इंटरव्यूज, डिबेट्स, जॉब इंटरव्यू, कोर्ट रूम ट्रायल, रेडियो इंटरव्यू, अ क्लासरूम लेक्चर, पॉलिटिकल रैली, कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स. सो अब क्या इन सारे स्पीच इवेंट्स में हमारी लैंग्वेज सेम होगी, हमारा डिस्कोर्स सेम होगा? नहीं, हमारा डिस्कोर्स सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से चेंज होता रहता है. तो इन डिफरेंट स्पीच इवेंट्स के अंदर हम लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं. ओके, नेक्स्ट है कन्वर्सेशन एनालिसिस, जो कि डिस्कोर्स एनालिसिस की एक इम्पॉर्टेंट टाइप है. तो टर्न टेकिंग ये होता है कि अपनी बात कंप्लीट करके दूसरे को टर्न देना. इसी तरह एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डिवेलप होती है. डिफरेंट स्पीकर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी अपनी टर्न पर अपनी बात करते हैं और एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डेवलप होती है. देखिए जैसे इसकी एग्जांपल है, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, पहले एक ने बात की, उसने दूसरे को टर्न दी, फिर उसने आपको आंसर किया, उसके बाद एलिस ने फिर उसे क्वेश्चन किया, नेक्स्ट फिर बॉब. तो इस तरह ये टर्न टेकिंग का प्रोसेस है जिसकी थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट हुई. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स. तो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इट इज़ अ कंसेप्ट विच आउटलाइंस द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गवर्न इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन कन्वर्सेशन. किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर इन प्रिंसिपल्स का होना बहुत ज़रूरी है उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए. पॉल ग्राइस जो एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे लैंग्वेज के, उन्होंने अपना जो एक वर्क प्रोड्यूस किया लॉजिक एंड कन्वर्सेशन इन 1975, उसके अंदर उन्होंने 4 मैक्सिम्स बताए. उन्होंने बोला कि किसी भी कम्युनिकेशन को, किसी भी कन्वर्सेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इन 4 मैक्सिम्स का होना बहुत ज़रूरी है. और पार्टिसिपेंट्स को चाहिए कि वो इन चारों को फॉलो करें ताकि वो एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप कर सके. फर्स्ट है मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, देन मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, मैक्सिम ऑफ रेलिवेंस एंड मैक्सिम ऑफ मैनर.
मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी क्या बोलता है कि आपका जो स्पीकर है ना वो आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे जितनी उससे पूछी गई है। मीन्स किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन दिया तो आप उसे उतना ही अप्रोप्रिएट आंसर दो जितना रिक्वायर्ड है, ना उससे कम इंफॉर्मेशन दो ना उससे ज़्यादा दो। जैसे ए ने क्वेश्चन किया व्हाट टाइम इज़ इट, बी ने उसे बोल दिया इट्स 2। नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, दिस मैक्सिम स्टेट्स दैट स्पीकर शुड प्रोवाइड ट्रूथफुल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। उसके अंदर अनसपोर्टेड क्लेम्स नहीं होने चाहिए। जैसे ए ने बोला डिड यू एंजॉय द मूवी, बी ने उसको आंसर दिया येस आई फाउंड इट एंटरटेनिंग एंड वेल एक्टेड। इसके अंदर पर्सन बी ने फॉलो किया मैक्सिम ऑफ क्वालिटी को, उसने अपना जेन्युइन ओपिनियन दे दिया मूवी के बारे में। नेक्स्ट है मैक्सिम ऑफ रेलिवेंस, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर रेलिवेंसी होनी चाहिए। जो बात आपसे पूछी जाए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस करंट टॉपिक के रेलिवेंट होनी चाहिए। जैसे ए ने पूछा हाउ वाज योर वेकेशन, उसको बी बोल रहा है इट वाज फैंटास्टिक, द बीच वाज ब्यूटीफुल एंड द वेदर वाज परफेक्ट। नेक्स्ट है मैक्सिम ऑफ मैनर, दिस मैक्सिम स्टेट्स कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, उसके अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए ताकि रीडर को आपकी बात समझ आ जाए। उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, डाउटफुल स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट हो। देखिए कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, बी श्योर फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स देन डिवाइड बाय द सम ऑफ द फैक्टर्स एंड फाइनली सब्ट्रैक्ट द इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर उसने मैक्सिम ऑफ मैनर को फॉलो किया। नेक्स्ट देखिए हेजिस। हेजिस क्या होते हैं, इट रेफर्स टू द लिंग्विस्टिक डिवाइसेस और एक्सप्रेशन दैट यूज टू मिटिगेट और सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, मेक इट लेस एब्सोल्यूट और सर्टेन। तो हेजिस आपके इस तरह की लिंग्विस्टिक डिवाइसेस होती हैं, आप इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करते हैं कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं ना जो उसकी इम्पैक्ट को थोड़ा सा मिटिगेट कर दें, थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें, हल्का कर दें। इस तरह की स्टेटमेंट्स बेसिकली यूज़ होती हैं पोलाइटनेस को कन्वे करने के लिए, ह्यूमिलिटी को कन्वे करने के लिए, ओवर असर्टिवनेस को अवॉइड करने के लिए। जैसे आप कोई बात कर रहे हैं तो आप बोले हाँ ये होगा, मीन्स कि आप इसमें बहुत ज़्यादा असर्टिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा श्योरिटी दिखा रहे हैं। लेकिन इस तरह के डोगमेटिक क्लेम्स को अवॉइड करने के लिए आप बोल दो कि हाँ शायद ऐसा हो। तो इसमें क्या हुआ कि आपने हेजिस अप्लाई किया, आपने जो बोला हाँ शायद, ये क्या है, ये आपका एक वो हेजिस है जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मिटिगेट करने के लिए। जैसे आप कोई बात कर रहे हो और आप बोलें कि हाँ ये ज़रूर होगा, तो इट्स मीन कि आप ना बड़ा असर्टिव और डोगमेटिक सा क्लेम कर रहे हो। इसके बदले जब आप हेजिस यूज़ करोगे हाँ शायद ऐसा हो जाए, जब आप इस तरह करके बात करोगे तो ये आपकी पोलाइटनेस को कन्वे करेगा। और अब ये जो आपने हाँ शायद यूज़ किया, इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली हमारे हेजिस ही होते हैं। देखिए आई थिंक और आई बिलीव, आपने कोई सेंटेंस बोला आई थिंक वी शुड कंसीडर अ डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आपका जो आई थिंक है और आई बिलीव है ये आप यूज़ कर रहे हैं अपना पर्सनल ओपिनियन देने से पहले ना आपने इस तरह के हेजिस यूज़ किए ताकि आप ये पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो कि हम दूसरे किसी पर्सपेक्टिव को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप क्लेम नहीं कर रहे, ये आपका डोगमेटिक क्लेम नहीं है कि भाई यही हो जो मैं कह रहा हूँ। आपने इसमें थोड़ी सी एकोमोडेशन रखी, थोड़ी सी गुंजाइश रखी कि किसी और को भी अपनी बात कहने का राइट है। तो ये हेजिस हैं और ये उनके एग्जांपल्स हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए इम्प्लीकेचर्स क्या होता है। हमने ऊपर 4 मैक्सिम्स पढ़े ना, उन मैक्सिम्स की वायलेशन को इम्प्लीकेचर बोलते हैं। ये वायलेशन इंटेंशनल भी हो सकती है और अनइंटेंशनल भी हो सकती है। इससे क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होती है या कोई एडिशनल मीनिंग कन्वे होता है। देखें जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। ए जो है वो बुक रीड कर रहा है, ठीक है। बी ने उससे आके पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो और वो उससे बोल रहा है कि मैं बुक रीड कर रहा हूँ। अब जाहिर है ये तो उसे भी नज़र आ रहा है कि आप बुक रीड कर रहे हो, इट्स मीन कि आपने मैक्सिम को वायलेट किया। अब इससे एडिशनल मीनिंग किस तरह कन्वे हो सकता है, शायद बी समझ जाएगा कि शायद जो ए है वो चाह रहा है कि उसे वो डिस्टर्ब ना करे, या फिर हो सकता है ए उससे नाराज़ हो या अनॉयड हो जिसकी वजह से उसने इसको इस तरह रिप्लाई दिया। तो दोनों सिचुएशंस में एडिशनल मीनिंग कन्वे हो गया। ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए। ए बोल रहा है आई हेयर देयर इज़ अ न्यू मूवी प्लेइंग एट द थिएटर टुनाइट। बी बोल रहा है आई एम बिजी टुनाइट अनफॉर्चुनेटली। अब ए ने जो क्वेश्चन पूछा बी का आंसर उससे रेलिवेंट नहीं था, तो यहाँ पे रेलिवेंसी तो वायलेट हो गई, लेकिन उसने एक एडिशनल मीनिंग क्रिएट कर दिया कि उसके पास कुछ अपनी पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो साथ नहीं जाएगा। तो ये होता है इम्प्लीकेचर, बहुत ईजी सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट है बैकग्राउंड नॉलेज। तो किसी भी डिस्कोर्स के एनालिसिस के अंदर बैकग्राउंड नॉलेज एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने आपके बिलीव्स हैं, आपकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, आपके कल्चरल नॉर्म्स हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं,
या फिर आपके कल्चर की इंफॉर्मेशन, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ के ट्रेडिशंस, ये सब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं या इंटरप्रेट कर रहे होते हैं ना, उसकी इंटरप्रिटेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देखिए, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। एलेक्स बोला, डिड यू हेयर अबाउट द प्रोटेस्ट एट सिटी हॉल? इट वॉज अ रियल बोस्टन टी पार्टी मूवमेंट। Oh, you mean they threw tea into a harbor? No, not literally. I meant it was a symbolic act of resistance. ओके अब इस कन्वर्सेशन के अंदर ना एलेक्स ने एक रेफरेंस यूज़ किया बोस्टन टी पार्टी का। तो ये बोस्टन टी पार्टी क्या है? अगर सैम को इस इंसिडेंट का ना पता होता, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है, तो वो एलेक्स की बात को कैसे इंटरप्रेट कर पाता? उसे उसकी बात का मीनिंग ही समझ ना आता, उसे पता ही ना चलता कि सिटी हॉल में क्या प्रोटेस्ट हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो उस बात को इंटरप्रेट करने के लिए उसके पास बोस्टन टी पार्टी की इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से वो उसकी एलेक्स की बात को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर सका। तो ये सिग्निफिकेंस होती है बैकग्राउंड नॉलेज की। जब दो स्पीकर्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनके ट्रेडिशंस, एक का ट्रेडिशन दूसरे का, अगर उनको आपस में एक दूसरे का पता होगा तो उनकी जो बात है वो एक दूसरे को ज़्यादा इफेक्टिव वे में समझा सकेंगे। नेक्स्ट है स्कीमास एंड स्क्रिप्ट्स। स्कीमास हमारे मेंटल कंसेप्ट होते हैं, मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ऑब्जेक्ट्स को लेकर, डिफरेंट इवेंट्स को लेकर, डिफरेंट सिचुएशंस को लेकर। इससे इंडिविजुअल्स को क्या होता है, वो क्विकली इंटरप्रेट कर सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशंस। मीन्स के किसी नई बात को सुनकर उससे अपने माइंड में जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उस चीज़ का, उससे रिलेट कर करना, बात को अच्छी तरीके से समझ पाना। जैसे देखिए, एक पर्सन का स्कीमा क्या होगा रेस्टोरेंट के बारे में, टिपिकल लेआउट उसके माइंड में होगा कि वहाँ पर क्या होगा, चेयर्स होंगी, टेबल्स होंगे, स्टाफ होगा, मेन्यूज़ होंगे। जनरल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आप वहाँ पे ऑर्डर करोगे, खाना खाओगे, मील के लिए पे करोगे। तो ये सब क्या है, ये आपका एक स्कीमा है, एक मेंटल फ्रेमवर्क है। ये आप क्या करता है, आपको हेल्प करता है नेविगेट करने में रेस्टोरेंट का इन्वायरमेंट। अगर आप कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हो, वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट का वर्ड नजर आया ना, तो आपके माइंड में फ़ौरन ये जो एक मेंटल फ्रेमवर्क है ना, एक लेआउट है, ये आपके माइंड में रिवॉल्व करने लग जाएगा। आपके माइंड में फ़ौरन इमेज आ जाएगी कि अच्छा रेस्टोरेंट की बात हुई है, रेस्टोरेंट में क्या होगा। ठीक है, it makes sense of their surroundings and engage in appropriate behavior without having a relearn these aspects for every new restaurant they visit. Means अब आपको दोबारा से न्यू रेस्टोरेंट विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो आपका मेंटल इमेज है वो आपके काम आएगा टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट्स। ये ना स्कीमा की डायनामिक फॉर्म होती है। जिस तरह स्क्रिप्ट के अंदर, किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर इंसिडेंट्स, एक्शंस लिखे होते हैं ना, सीरीज ऑफ एक्शंस लिखी हुई होती है, पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसी तरह इसके अंदर भी कन्वेंशनल एक्शंस लिखे हुए होते हैं। जैसे गोइंग टू अ मूवी थिएटर, इसके अंदर अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होगी, सीरीज ऑफ एक्शंस, थिएटर में जाना, टिकट्स परचेज करना, सीट सेलेक्ट करना, मूवी देखना, एंड देन एग्जिटिंग द थिएटर। तो इट इंक्लूड्स एक्सपेक्टेड एक्शंस सच एज वेटिंग इन लाइन, interacting with the ticketing staff, finding a seat, following theater etiquette. तो it works like a road map, mental road map, ठीक है, for navigating anything, and it helps you to interpret discourse in a better way. मैंने डिस्कोर्स एनालिसिस की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट और डिस्कोर्स में क्या डिफरेंस है, टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स में क्या डिफरेंस है, सीडीए क्या होता है, इस सब को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि वो 5 to 10 मिनट्स की वीडियोज़ हैं। आई होप सो आपको ये डिस्कोर्स एनालिसिस की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी एम्बिग्विटी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।